हेलो ऑल। जीपीएससी GSSB असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के पार्ट 3 में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किया था, 150 तक डिस्कस कर लिया था। इस पार्ट में हम लोग देखेंगे 151 टू 175। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को देखते हैं, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करते हैं। इस पेपर में मोस्टली क्वेश्चंस डायरेक्टली एज कोड से पूछा गया था, तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कौन से क्लॉज से पूछा गया है और मैं आपको स्क्रीनशॉट भी उसका दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 151 से डिस्कस करते हैं। इन द डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट कॉम्बिनेशन। तो इसमें पूछा है कि कौन सा करेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है। देखिए, अगर आप इसको नहीं भी पढ़े हुए हैं, अगर आपको डिजाइन की जानकारी है थोड़ी बहुत, तो यू कैन इजीली सॉल्व इट। डेड लोड प्लस लाइव लोड तो सभी में लेते हैं। डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस विंड लोड भी लिया ही जाता है। इन दोनों में तो कोई दिक्कत ही नहीं, तो दीज आर द करेक्ट आंसर। तीसरा है कि डेड लोड प्लस इरेक्शन लोड एंड डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस इरेक्शन लोड में कंफ्यूजन है। तो डेड लोड प्लस लाइव लोड तो ठीक है, इरेक्शन लोड कब यूज करते हैं? दैट मीन्स इरेक्ट करने के लिए, जो कंस्ट्रक्शन एट द कंस्ट्रक्शन टाइम। तो इरेक्शन लोड लाइव लोड को प्लेस करने के बाद लेने की जरूरत क्यों पड़ेगी हमें? तो इरेक्शन लोड कब आता है? जब लाइव लोड को प्लेस कर रहे होते हैं उस समय पे। तो यही कॉम्बिनेशन गलत है। फिर भी फॉर रेफरेंस IS 800 2007 के क्लॉज नंबर 3.5.1 में आपको ये कॉम्बिनेशन दिखेगा। चलिए देखते हैं एक बार कॉम्बिनेशन कैसा है। ये है लोड कॉम्बिनेशन। तो आप देख सकते हैं कि लोड कॉम्बिनेशन 3.5.1 में IS 800 में दिया हुआ है। डेड लोड प्लस इम्पोज्ड लोड, दैट मीन्स लाइव लोड, डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस विंड लोड और अर्थक्वेक लोड। विंड लोड और अर्थक्वेक लोड आता है। डेड लोड प्लस विंड लोड और अर्थक्वेक लोड एंड डेड लोड प्लस इरेक्शन लोड। तो ये आ सकता है इसमें। ठीक है, इसमें डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस इरेक्शन लोड का कहीं कोई ऑप्शन नहीं है। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द इनकरेक्ट वन। यही यहाँ पे पूछा है कि इनकरेक्ट कौन सा है। नेक्स्ट चलते हैं 152 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू रिगार्डिंग calculating the effective cross sections of a member while designing a steel structure? Again, this question is directly asked from the IS code as 800 2007। देखते हैं कि इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन एरिया फाइंड करने के लिए IS 800 2007 क्या कहता है। तो चलिए, क्लॉज नंबर है 3.6.1 ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करता है। इसमें आप देखिए क्लियरली मेंशन्ड है, the properties of gross section shall be calculated from the specified size of the member or part thereof or read from the appropriate table. Next है, the properties of the effective cross section area shall be calculated by deducting from the area of the gross section the following। कि क्रॉस सेक्शन एरिया में से ये डिडक्ट करके हम फाइंड करते हैं क्या? इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन एरिया। पहला क्या कहता है कि द सेक्शनल एरिया इन एक्सेस ऑफ इफेक्टिव प्लेट विड्थ इन केस ऑफ सिलेंडर सेक्शन। अगर सेक्शन सिलेंडर है तो उस केस में कैसे फाइंड करेंगे सेक्शनल एरिया? कि कितना एरिया एक्सेस है इफेक्टिव प्लेट विड्थ के। इफेक्टिव प्लेट विड्थ के जो भी एक्सेस होगा वो फाइंड करेंगे हम सिलेंडर सेक्शन के केस में। द सेक्शनल एरिया ऑफ ऑल द होल्स इन द सेक्शन एक्सेप्ट फॉर पार्ट इन कंप्रेशन। दूसरा क्या कहता है कि द सेक्शन एरिया ऑफ ऑल द होल्स, जितना भी होल है उसका एरिया हम डिडक्ट कर देंगे क्रॉस सेक्शन एरिया में से, तो वो हमें क्या देगा? इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन एरिया। इन केस ऑफ पंच्ड होल, अगर उसमें कोई पंच्ड होल है, होल साइज 2 mm इन एक्सेस ऑफ द एक्चुअल डाया मे बी डिडक्टेड। अगर पंच होल्ड किया गया है किसी मेंबर में तो इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन एरिया कैसे निकालेंगे? और अगर होल का साइज 2 mm से ज्यादा है तो एक्चुअल डायमीटर जो भी पंच होल का है वो हम डिडक्ट करेंगे। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन सा सही है? तो देखिए, द प्रोपोर्शन ऑफ इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन शैल बी कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग द सेक्शनल एरिया। वही सेम टू सेम लाइन कॉपी कर दिया कि प्लेट विड्थ को माइनस कर देंगे क्रॉस सेक्शन एरिया में से। तो ये टोटल प्लेट विड्थ है, इसमें से माइनस करके फाइंड करेंगे। दूसरा क्या कहता है? द प्रॉपर्टीज ऑफ इफेक्टिव क्रॉस सेक्शंस शैल बी कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग द सेक्शनल एरिया ऑफ ऑल द होल्स इन द सेक्शन एक्सेप्ट फॉर पार्ट इन कंप्रेशन फ्रॉम द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगेन ये सेकंड क्लॉज जो हमने अभी पढ़ा, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट है यहाँ पे। तीसरा क्या है? वाइल डिराइविंग
द इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन एरिया फॉर अ सेक्शन विद पंच्ड होल। हमने अभी देखा था पंच्ड होल है और होल का साइज अगर 2 mm से एक्सेस है तो एक्चुअल डायमीटर डिडक्ट करेंगे। तो ये तीनों ही क्लॉज करेक्ट है एज 800/2007। ठीक है, क्लॉज नंबर मैंने बताया 3.6.1। नेक्स्ट चलते हैं 153। While designing steel said in reference to giving an expansion joint in the structure, which of the following is an incorrect statement? इसमें से पूछा है कि कौन सा गलत स्टेटमेंट है। जब हम स्टील सेड को डिजाइन करते हैं, सेडिंग मीन्स जो कवरिंग, रूफ कवरिंग हम डालते हैं, उस केस में एक्सपेंशन जॉइंट के लिए कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अगेन ये क्वेश्चन भी एज 800/2007 से पूछा गया। क्लॉज नंबर है 3.10.3। तो अगर आप इस क्लॉज में देखेंगे तो क्लियरली मेंशन्ड है कि इसमें से ये तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। कि क्या क्या ध्यान में रखना है कि द डिटेल्स एज टू लेंथ of the structure where expansion joint have to be provided are determined after considering temperature, exposure to weather and structural design। कि एक्सपेंशन जॉइंट हम किन किन बातों को कंसीडर करके प्रोवाइड करते हैं, तो टेम्परेचर को, एक्सपोजर को और स्ट्रक्चरल डिजाइन को कंसीडर करके एक्सपेंशन जॉइंट प्रोवाइड किया जाता है किसी भी इस मेंबर में जब हम स्टील सेड को डिजाइन कर रहे हैं। दूसरा क्या कह रहा है कि मैक्सिमम विड्थ ऑफ कवर्ड बिल्डिंग सेक्शन शुड बी प्रेफरेबली बी रिस्ट्रिक्टेड टू 150 मीटर। कह रहा है कि मैक्सिमम विड्थ किसी भी कवर्ड बिल्डिंग की कितनी हो सकती है, 150 मीटर, बियॉन्ड विच सुटेबल प्रोविजन फॉर एक्सपेंशन जॉइंट में बी मेड। अगर बिल्डिंग की विड्थ है कवर्ड बिल्डिंग की 150 तक है तो यू नीड नॉट टू प्रोवाइड एनी एक्सपेंशन जॉइंट। इफ द विड्थ इज ग्रेटर देन 150 देन यू नीड टू प्रोवाइड एक्सपेंशन जॉइंट देयर। लास्ट स्टेटमेंट क्या है, व्हेन द प्रोविजन given in expansion joint in 800/2007 are met for a building or open structure, the stress analysis due to temperature is not required। ये क्या बोला है कि अगर प्रोविजन जो 800 में गिवन है एक्सपेंशन जॉइंट के लिए वो अगर मेट होता है बिल्डिंग के लिए या फिर किसी ओपन स्ट्रक्चर के लिए, उस कंडीशन में स्ट्रेस एनालिसिस टेम्परेचर के द्वारा जो एक्सपेंशन हो रहा है वो करने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं हम लोग क्लॉज नंबर 3.10.3 में। देखिए ये है क्लॉज नंबर 3.10.3। क्या कहता है, डिटेल्स आर टू बी लेंथ स्ट्रक्चर एक्सपेंशन जॉइंट हैव टू बी प्रोवाइडेड डिटरमाइंड आफ्टर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन वेरियस फैक्टर्स सच एज टेम्परेचर, एक्सपोजर टू वेदर एंड स्ट्रक्चरल डिजाइन। तो ये था पहला स्टेटमेंट, करेक्ट है। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि इफ वन वे ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल ब्रेसिंग्स इज प्रोवाइडेड द मैक्सिमम विड्थ ऑफ द कवर्ड बिल्डिंग शुड बी प्रेफरेबली बी रिस्ट्रिक्टेड टू 150। ये सेकेंड स्टेटमेंट है कि 150 तक हमें कोई भी एक्सपेंशन जॉइंट की जरूरत नहीं है, बियॉन्ड विच सुटेबल प्रोविजन फॉर एक्सपेंशन जॉइंट विल बी मेड। सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। यहाँ पे वैल्यू चेंज कर सकता था वो, अगर आपको कंफ्यूज करना हुआ तो। बाकी स्टेटमेंट भी सेम है यहाँ पे, तो स्टेटमेंट भी सेम है, वैल्यू भी सेम है, करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट जो था वो ये है, क्लॉज नंबर है 3.10.4। when the provision of these sections are met for a building or open structure। कह रहा है कि अगर प्रोविजन 800 से मैच होता है, मतलब ये क्लॉज का मैच होता है, तो द स्ट्रेस एनालिसिस ड्यू टू द टेम्परेचर इज नॉट रिक्वायर्ड। तो थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया। तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ये स्टेटमेंट नन ऑफ द अबव आएगा कि कोई भी इसमें से इनकरेक्ट नहीं है, तो इसमें इनकरेक्ट पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 154। देखिए आप यहाँ भी डायरेक्टली एस 800/2007 कोड से पूछा है। इन ऑर्डर टू एनालाइज अ फ्रेम सब्जेक्टेड टू ग्रेविटी लोड कंसिडरिंग द स्वे स्टेबिलिटी ऑफ द फ्रेम नोशनल हॉरिजॉन्टल फोर्स शुड बी अप्लाइड। कह रहे हैं कोई भी अगर हम फ्रेम को एनालाइज कर रहे हैं और ड्यू टू ग्रेविटी लोड ओनली, तो उस कंडीशन में स्वे मीन्स हॉरिजॉन्टल लोड कि स्वे कंडीशन को एनालाइज करने की क्या क्राइटेरिया हो सकता है, तो उसे कहते हैं नोशनल हॉरिजॉन्टल फोर्स शुड बी अप्लाइड। तो उसको हम चेक करने के लिए क्या करते हैं, नोशनल हॉरिजॉन्टल, जो कि वास्तव में नहीं है लेकिन हम एनालाइज करने के लिए हम नोशनल हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई करते हैं टू चेक द सेफ्टी। तो कह रहे हैं इसके लिए कौन सी स्टेटमेंट सही है। चलिए तो सबसे पहले हम आईएस कोड पे चलते हैं 154 के लिए। एस 800/2007 पे क्लॉज नंबर 4.3.6। तो ये रहा क्लॉज नंबर 4.3.6, नोशनल हॉरिजॉन्टल लोड। क्या कहता है, टू एनालाइज अ फ्रेम सब्जेक्टेड टू ग्रेविटी लोड। कोई फ्रेम है, अगर उसको हमें एनालाइज करना है ग्रेविटी लोड के कारण से, कंसीडरिंग द स्वे स्टेबिलिटी ऑफ द फ्रेम। अब ग्रेविटी लोड तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, लेकिन हम कौन सा एनालिसिस कर रहे हैं, स्वे एनालिसिस, साइड लेटरल डायरेक्शन में। नोशनल हॉरिजॉन्टल फोर्स शुड बी अप्लाइड। एक्चुअल फोर्स तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं लग रहा है, बट टू चेक द सेफ्टी ऑफ द स्ट्रक्चर हम मैनुअली अप्लाइड करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, नोशनल हॉरिजॉन्टल फोर्स। दीज नोशनल हॉरिजॉन्टल फोर्स अकाउंट फॉर अ प्रैक्टिकल इम्परफेक्शन एंड शुड बी टेकन एट ईच लेवल। ऐसा हम क्यों करते हैं कि नहीं है फिर भी अप्लाई करते हैं,
कि प्रैक्टिकल जो इम्परफेक्शंस होते हैं, चाहे वो लोड की सेंट्रिसिटी का हो, चाहे उसका कंस्ट्रक्शन में हो, चाहे इन्वायरमेंटल एक्सपोजर की वजह से इम्परफेक्शन हो, इन सभी को अकाउंट करने के लिए हम नोशनल हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई करते हैं और चेक करते हैं। और ये कह रहा है कि ये कितने के बराबर होता है, इज बीइंग इक्वल टू 0.5% ऑफ द फैक्टर डेड लोड प्लस वर्टिकल इम्पोज्ड लोड अप्लाइड एट दैट लेवल। ये लोड कितने के बराबर होगा, तो फैक्टर डेड लोड का 0.5% और प्लस द वर्टिकल इम्पोज लोड, वर्टिकल लोड फुल्ली अप्लाई करेंगे और डेड लोड का सिर्फ 0.5% लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट कहता है द नोशनल लोड शुड नॉट बी अप्लाइड अलोंग विद द अदर लेटरल लोड सच एज विंड एंड अर्थक्वेक लोड इन द एनालिसिस। स्टेटमेंट को पूरा समझ लीजिए। कह रहा है कि हम चेक करेंगे, इम्परफेक्शन के लिए हम इसको अप्लाई करते हैं। लोड कितनी वैल्यू होती है, 0.5% ऑफ द डेड लोड, फैक्टर डेड लोड एंड वर्टिकल लोड का टोटल अमाउंट। और इस लोड को हम किसी और लोड के साथ कंबाइन नहीं करेंगे, जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, विंड हो गया, इन सब के साथ हम कंबाइन नहीं करेंगे। दूसरा क्या क्लॉज है नोशनल के लिए, नोशनल फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन द होल स्ट्रक्चर, कि नोशनल लोड हम पूरे स्ट्रक्चर पे अप्लाई करेंगे, किसी भी एक एलिमेंट पे अप्लाई नहीं करेंगे। इन बोथ ऑर्थोगोनल डायरेक्शन, इन वन डायरेक्शन एट अ टाइम, एक बार में एक ही डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे, लेकिन दोनों ही ऑर्थोगोनल डायरेक्शन में। दैट मीन्स एक्स में भी और जेड में भी, वाई में अप्लाई नहीं करेंगे, सिर्फ एक्स और जेड में अप्लाई करेंगे, बट एक बार में एक ही डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे। एट रूफ एंड ऑल फ्लोर लेवल ऑन देयर इक्विवेलेंट, कहाँ कहाँ पे अप्लाई करेंगे, रूफ पे और फ्लोर लेवल पे। दिस शुड बी टेकन एज एक्टिंग साइमल्टेनियसली विद फैक्टर्ड ग्रेविटी लोड। और कंसीडर कैसे करेंगे डिजाइन में, कि डाउनवर्ड लोड भी एक्ट कर रहा है और हॉरिजॉन्टल लोड भी, नोशनल लोड भी एक्ट कर रहा है। लास्ट स्टेटमेंट है द नोशनल फोर्स शुड नॉट बी, कि नोशनल फोर्स में क्या क्या नहीं इंक्लूड होना चाहिए, अप्लाइड व्हेन कंसीडरिंग ओवरटर्निंग एंड और ओवरऑल इनस्टेबिलिटी। नोशनल लोड को हम कंसीडर नहीं करेंगे जब हम ओवरटर्निंग कैलकुलेट कर रहे हो या फिर ओवरऑल स्टेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हो। क्यों, क्योंकि नोशनल लोड ऑलरेडी है नहीं, वी आर अप्लाइंग इट टू चेक द सेफ्टी ऑफ द स्ट्रक्चर ड्यू टू द इम्परफेक्शन। नेक्स्ट कहता है कंबाइंड विद अदर हॉरिजॉन्टल लिटरल लोड्स, मतलब अगर कोई और लोड के साथ हम इसको कंबाइन नहीं कर सकते लिटरल लोड के साथ, इसे हम सेपरेटली कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट है कंबाइंड विद टेम्परेचर इफेक्ट, मतलब नोशनल लोड को हम टेम्परेचर के साथ भी कंबाइन नहीं कर सकते और किसी भी अदर हॉरिजॉन्टल लोड के साथ भी कंसीडर नहीं कर सकते। टेकन टू कंट्रीब्यूट द नेट शियर ऑन द फाउंडेशन, इसको हम कंसीडर कैसे करते हैं, किस फोर्स के फॉर्म में, बेंडिंग शियर। तो ये कह रहा है कि नेट शियर फॉल्स ऑन फाउंडेशन, तो इसकी वजह से जो फोर्स इंड्यूस होता है वो कहाँ पे आता है, शियर फोर्स में, और कहाँ पे, फाउंडेशन में। तो चलिए पूरा क्लॉज हमने क्लियर कर लिया, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। अब आप लोग क्वेश्चन देख के कर सकते हैं। दीज फोर्सेस आर कंबाइंड विद हॉरिजॉन्टल लेटरल फोर्स एज वेल एज टेम्परेचर फोर्स, तो हमने अभी पढ़ा नहीं, ये इंडिविजुअल अप्लाई होता है। दीज फोर्सेस अकाउंट फॉर प्रैक्टिकल imperfection, राइट, एंड शुड बी टेकन एट ईच लेवल एज बीइंग इक्विवेलेंट टू 0.5% ऑफ फैक्टर डेड लोड प्लस। देखिए सेम लाइन को कॉपी कर दिया, तो ये स्टेटमेंट सही है। These forces should be applied on the whole structure, ये भी हमने पढ़ा अभी, in both orthogonal direction, in one direction at a time। देखिए सेम टू सेम लाइन कॉपी कर दिया गया है एज 800-2007 से। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है और ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इसे हम कंबाइंड नहीं करते हैं। यहाँ पे आर नॉट टू बी कंबाइंड अगर होता तो सही हो जाता। ठीक है, तो चलिए ओनली वन विल बी द इनकरेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फिगर बिलो शोन द कॉलम बकलिंग which has the ratio of design compressive stress to yield stress on y axis। तो ये क्या है, FCD by Fy का रेशियो है एक पे, और कह रहा है कि नॉन डायमेंशनल सिलेंडरनेस रेशियो ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे क्या है, नॉन डायमेंशनल सिलेंडरनेस रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ दिस कर्व विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहाँ पे ए बी सी डी क्या है, ये बकलिंग क्लास है। तो कह रहे हैं द इम्परफेक्शन फैक्टर फॉर द, देखिए इम्परफेक्शन फैक्टर अगेन वही चीज है जो कंस्ट्रक्शन में प्रैक्टिकली जो इम्परफेक्शन आता है उसको इनकाउंटर करने के लिए हम इम्परफेक्शन फैक्टर के नाम से उसको इंक्लूड करते हैं। और बकलिंग क्लास के आधार पे, दैट मीन्स बकलिंग क्लास जो जितना बकलिंग के लिए ससेप्टेबल है उसको बोलते हैं बकलिंग क्लास, जो मेंबर जितना बकलिंग के लिए ससेप्टेबल है। तो इम्परफेक्शन फैक्टर और बकलिंग क्लास में कह रहा है कि क्या रिलेशन होता है। तो बकलिंग क्लास ए बी सी डी के लिए इम्परफेक्शन फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, ये बहुत सिंपल है, बट इससे क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है। ये वैल्यूज आपको कहाँ मिलेंगी, IS 800 2007 में अगेन, और टेबल नंबर 7। ठीक है, टेबल नंबर 7। तो चलिए चलते हैं टेबल नंबर 7 पे। देखिए ये है टेबल नंबर 7 जो कि इम्परफेक्शन फैक्टर की वैल्यू को देता है डिपेंडिंग अपॉन द बकलिंग क्लास। तो ये है बकलिंग क्लास ए बी सी डी और नीचे है इम्परफेक्शन फैक्टर।
ये वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार इंडिविजुअल एग्जाम में इनकी वैल्यू डायरेक्टली पूछ ली जाती है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इम्परफेक्शन फैक्टर फॉर बकलिंग क्लास सी, तो 0.49। तो इस समय आपको ये वैल्यू भी याद कर लेनी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है। और आप ये भी देख सकते हैं कि जैसे जैसे बकलिंग क्लास बढ़ रहा है वैसे वैसे इनकी वैल्यू भी बढ़ रही है। तो बकलिंग क्लास जैसे बढ़ेगा इम्परफेक्शन फैक्टर की वैल्यू भी बढ़ेगी। और कितनी कितनी वैल्यू होती है 4 क्लास के लिए आपको याद कर जाना है। ये क्वेश्चन में इंडिविजुअल वैल्यू भी पूछा जाता है कि फॉर बकलिंग क्लास ए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इम्परफेक्शन फैक्टर। तो बकलिंग क्लास जैसे जैसे बढ़ेगा दैट मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बकलिंग क्लास के साथ इम्परफेक्शन फैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बस अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए बकलिंग क्लास ए बी सी डी के लिए सबसे ज्यादा इम्परफेक्शन फैक्टर डी में होगा, फिर सी में, फिर बी में, फिर ए में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है इन स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन प्लेट एलिमेंट। अब देखिए क्रॉस सेक्शन को स्टील स्ट्रक्चर में 4 प्रकार से डिवाइड किया गया है। प्लास्टिक सेक्शन, कॉम्पैक्ट सेक्शन, सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन और सिलेंडर सेक्शन, ये सबने पढ़ा है। अब हम ये भी जानते हैं कि प्लास्टिक सेक्शन जो होता है ये प्लास्टिक मोमेंट भी जनरेट कर सकता है और सफिशियंट प्लास्टिक रोटेशन इसमें होता है। तो अब हम देखते हैं, पहले एक बार कोड में देख लेते हैं कोड इसके बारे में क्या कहता है। कोड इसके बारे में ये देखिए, इसके बारे में डेफिनेशन ही लिख दिया हुआ है और यही डेफिनेशन वहां पे पूछा गया है। प्लास्टिक सेक्शन कब बोलते हैं कि क्रॉस सेक्शन विच कैन डेवलप प्लास्टिक हिंज एंड सस्टेन प्लास्टिक मूवमेंट ओवर सफिशियंट प्लास्टिक रोटेशन रिक्वायर्ड। तो इसके लिए क्या हो गया प्लास्टिक सेक्शन के लिए कि प्लास्टिक हिंज भी फॉर्म हो सकता है और सफिशियंट प्लास्टिक रोटेशन भी हो सकता है, उसको बोलते हैं प्लास्टिक सेक्शन। सेमी कॉम्पैक्ट के लिए क्या डेफिनेशन है, विच कैन अटेन यील्ड मूवमेंट बट नॉट, सॉरी सेमी कॉम्पैक्ट के लिए पहले कॉम्पैक्ट को देखते हैं। अ क्रॉस सेक्शन विच कैन डेवलप प्लास्टिक मूवमेंट, प्लास्टिक मूवमेंट इसमें हो सकता है बट हैज इन एडिक्वेट प्लास्टिक रोटेशन कैपेसिटी। प्लास्टिक में क्या होगा, सफिशियंट प्लास्टिक रोटेशन कैपेसिटी भी होगा और प्लास्टिक मूवमेंट भी डेवलप कर सकता है। बट कॉम्पैक्ट में क्या हो गया, प्लास्टिक मूवमेंट तो डेवलप करेगा बट इन एडिक्वेट प्लास्टिक रोटेशन कैपेसिटी होगा। दोनों में यही डिफरेंस है। तीसरा आता है सेमी कॉम्पैक्ट क्रॉस सेक्शन विच कैन अटेन यील्ड मूवमेंट। इसमें प्लास्टिक मूवमेंट एफ यू तक नहीं जा पाता है, एफ वाई तक ही रह जाता है। कैन अटेन दैट मीन्स एफ वाई तो अटेन कर सकता है बट नॉट प्लास्टिक मूवमेंट बिफोर फेलियर। दैट मीन्स एफ वाई से ज्यादा तो बढ़ता है बट एफ यू से पहले ही वो फेल हो जाता है, इसको बोलते हैं सेमी कॉम्पैक्ट। एंड सिलेंडर मेंबर क्रॉस सेक्शन इन विच एलिमेंट्स बकल लोकली बिफोर यील्ड मूवमेंट। दैट मीन्स अगर माइल्ड स्टील की बात करें तो 250 से पहले ही 210 पे या 200 पे वो बकल हो जाएगा, जो बहुत सिलेंडर मेंबर होते हैं, इसको बोलते हैं सिलेंडर मेंबर। अब अगर हम इसको माइल्ड स्टील के लिए या फिर किसी भी स्टील के लिए अगर स्ट्रेस स्ट्रेन पे डायग्राम पे देखें, देखिए ये मोमेंट का डायग्राम है और ये कर्वेचर का डायग्राम है। अगर मोमेंट की वैल्यू बढ़ रही है, कर्वेचर की वैल्यू बढ़ रही है, तो सिलेंडर मेंबर एफ वाई से पहले ही फेल हो जाता है और यहाँ पे बकल होने लगता है। तो और इसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इस तरह का होता है, स्ट्रेन डायग्राम है ये। स्ट्रेन डायग्राम इस तरह का होता है, टॉप फाइबर पे मैक्सिमम, बॉटम फाइबर पे मैक्सिमम और न्यूट्रल एक्सिस के पास जीरो। न्यूट्रल एक्सिस के पास तो जीरो रहेगा ही रहेगा बट द वेरिएशन इज लीनियर। सेमी कॉम्पैक्ट में कैसा वेरिएशन देखने को मिलता है कि टॉप से कुछ डिस्टेंस तक तो प्लास्टिक रहता है, लिटिल बिट डिस्टेंस तक, बट इस केस में भी आपको वैसा ही दिखेगा। इस केस में लोड एफ वाई को क्रॉस कर सकता है, इसमें नॉट प्लास्टिक, ये भी लीनियर ही है बट द लोड में बी ग्रेटर देन द एफ वाई। इन केस ऑफ कॉम्पैक्ट सेक्शन यू कैन सी हियर इट इज कंप्लीटली प्लास्टिक, न्यूट्रल एक्सिस तक कंप्लीटली प्लास्टिक। दैट मीन्स पूरे डेप्थ में, न्यूट्रल एक्सिस जितना भी डेप्थ है क्रॉस सेक्शन का पूरे में एफ यू के बराबर लोड लग रहा है। फुल सेक्शन आर यूटिलाइज्ड, एफ यू के बराबर लोड है, उससे पहले फेल नहीं होगा। और प्लास्टिक सेक्शन इज कैन इवन टेक हायर लोड। ये रोटेशनल कैपेसिटी यहाँ पे दिखाया गया है कि यहाँ से यहाँ तक रोटेशनल कैपेसिटी बढ़ जाने की वजह से प्लास्टिक सेक्शन का भी डायग्राम ऐसा ही होता है कि न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर भी और नीचे भी कंप्रेशन जोन और टेंशन जोन दोनों में ही एमपी के बराबर मोमेंट होता है, प्लास्टिक मोमेंट। बट इट हैज ऑल्सो रोटेशन कैपेसिटी, मतलब इसमें रोटेशन की वैल्यू, स्ट्रेन की वैल्यू ज्यादा होती है, कर्वेचर की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, मतलब इट कैन बेंड बिफोर फेलियर बाई वेरी सिग्निफिकेंट अमाउंट। तो चलिए आगे चलते हैं। अब आप इसको आसानी से टिक कर सकते हैं कि सिलेंडर कौन सा है। देखिए जैसे कि सिलेंडर के लिए बात करते हैं, सबसे पहले क्या आएगा, क्रॉस सेक्शन इन विच एलिमेंट्स बकल लोकली बिफोर रीचिंग यील्ड स्ट्रेस, तो इसको आप इससे मैच कर दें। क्रॉस सेक्शन इन विच एक्सट्रीम फाइबर इन कंप्रेशन रिचेस यील्ड स्ट्रेस बट कैन नॉट, तो ये किसके, सेमी कॉम्पैक्ट का है। क्रॉस सेक्शन कैन डेवलप प्लास्टिक हिंज एंड हैव रोटेशन कैपेसिटी रिक्वायर्ड फॉर फेलियर, डेवलप प्लास्टिक हिंज एंड हैव रोटेशन कैपेसिटी, ये किसके में आ गया, प्लास्टिक सेक्शन में आ गया। क्रॉस सेक्शन कैन डेवलप प्लास्टिक मूवमेंट बट इन एडिक्वेट, ये किस में आ गया, कॉम्पैक्ट में आ गया। तो इस तरह से आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर स्टील कॉलम मेंबर कंप्राइजिंग
देखिए ये लिस्ट कॉलम का एग्जांपल है। लिस्ट कॉलम में क्या करते हैं, जब हम बिल्टअप कॉलम बनाते हैं तो चैनल सेक्शन को या एंगल सेक्शन को कंबाइन करके बनाते हैं। तो कह रहे हैं कि लेसिंग का अरेंजमेंट इनमें से कौन सा गलत है। ये भी डायरेक्टली ये फिगर IS 800 में गिवन है, तो चलिए IS 800 पे चलते हैं और देखते हैं। देखिए फिगर नंबर 10 में ये आपको मिलेगा IS 800 के, और ये डायरेक्टली ये फिगर आपको IS कोड में मिलेगा, इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया गया। यहाँ पे सभी अरेंजमेंट दिया हुआ है कि फेस ए पे कैसा लेसिंग का अरेंजमेंट होगा तो फेस बी पे कैसा होगा। डिफरेंट लेसिंग अरेंजमेंट, प्रीफर्ड लेसिंग अरेंजमेंट, मतलब कि हम कैसा हमें प्रेफर करना चाहिए। तो सेम होना चाहिए कि बैक साइड में और फ्रंट साइड में दोनों तरफ सेम होना चाहिए, इसको हम प्रेफरेंस ज़्यादा देंगे। प्रेफर्ड लेसिंग अरेंजमेंट ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम इसको ज्वाइन करने के बजाय इसे बोलते हैं सिंगल लेसिंग, इसे बोलते हैं डबल लेसिंग। डबल लेसिंग ऐसे प्रोवाइड कर सकते हैं। तीसरा है डबल लेस्ड एंड सिंगल लेस्ड सिस्टम कंबाइंड विद क्रॉस मेंबर्स, ऐसा भी प्रोवाइड कर सकते हैं हम कि क्रॉस मेंबर के साथ सिंगल और डबल लेसिंग को हम कंबाइन कर सकते हैं, डबल लेसिंग और सिंगल लेसिंग को। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, कौन सा गलत है। देखिए सिंगल लेसिंग, ये डबल लेसिंग और ये कंबाइंड विद सिंगल एंड डबल, ऐसा कोई अरेंजमेंट नहीं था। ठीक है, तो ये वाला हो गया गलत क्योंकि इसमें इनकरेक्ट पूछा है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगेन ये क्वेश्चन सेम टू सेम कोड से गिवन है। इन रेफरेंस टू डिटरमाइनिंग इफेक्टिव लेंथ ऑफ लेटरल टॉर्सनल बकलिंग फॉर अ कैंटिलीवर बीम्स of projecting length L, the effective length LLT is determined from the different support condition। तो सपोर्ट कंडीशन के आधार पे इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू जो फाइंड करते हैं, तो कह रहा है कि करेक्ट कौन सा मैच हो रहा है। तो देखिए ये भी एज कोड में डायरेक्टली गिवन है, ये है टेबल नंबर 16 में गिवन है, इसमें कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको कंडीशन गिवन है और यहाँ पे कह रहे हैं ये बीम के लिए बेसिकली जो स्टील बीम होता है वो कभी भी बेंडिंग में फेल नहीं होता, लेटरल डायरेक्शन में बेंडिंग से फेल होता है, वर्टिकल डायरेक्शन में बेंडिंग से आरसीसी मेंबर फेल होते हैं। तो लेटरल रिस्टेंट बीम और लेटरली अनरिस्टेंट बीम के लिए ये कंडीशंस है। कंटिन्यूअस विद लेटरल रिस्टेंट एट टॉप फ्लेंज, तो ये डायग्राम है। तो ये डायग्राम सिर्फ पूछा है और ये कंडीशन पूछा है कि ये डायग्राम इसके साथ मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बस क्वेश्चन में यही है। तो इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इसको याद कर लें। खैर ऐसा क्वेश्चन कभी आता नहीं है किसी और एग्जाम में कि आपको ये डायग्राम से पूछ ले, बट उनका मूड है, अगर वो चाहे तो डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है बीम टू कॉलम कनेक्शन। बीम और कॉलम जहाँ पे कनेक्शन होता है तो तीन प्रकार के कनेक्शन जनरली प्रोवाइड किए जाते हैं, सिंपल कनेक्शन, सेमी रिजिड कनेक्शन और रिजिड कनेक्शन। तो कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा रिजिड कनेक्शन का एग्जाम्पल है, इनमें से कौन सा फिगर रिजिड कनेक्शन को डिफाइन कर रहा है। अगेन चलते हैं हम लोग 800 पे। देखिए 800 के क्लॉज ये एनेक्सर एफ में है, एनेक्सर एफ में दिया हुआ है बीम टू कॉलम कनेक्शन 800 2007 में। ठीक है, तो सिंपल कनेक्शन के लिए क्या बोला है कि हम इसमें क्या एज्यूम करते हैं कि ओनली शियर फोर्स ही ट्रांसफर करेगा बीम से कॉलम पे या कॉलम से बीम पे। ठीक है, और इसके लिए जो डायग्राम दिया हुआ है वो ये है। इसलिए कौन कौन सा डायग्राम है, ए बी सी डी आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ए बी सी डी। ये डायग्राम, ये डायग्राम और ये डायग्राम और ये डायग्राम, ये चारों के चारों सिंपल कनेक्शन के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, ये एस कोड का ही फिगर है, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। तो बीम और कॉलम अगर ऐसे कंबाइंड है प्लेट के साथ, इसमें क्या है सिंगल वेव एंगल, वेव का एंगल सिंगल है एक तरफ ही है, तो ये भी होगा सिंपल कनेक्शन। डबल वेव एंगल दोनों साइड अगर है कॉलम के तो उसे बोलेंगे हम सिंपल कनेक्शन। तीसरा है टॉप एंड सीट एंगल विद डबल वेव एंगल। डबल वेव एंगल आगे भी है और पीछे भी है इसके, बट क्या है इसमें टॉप एंड सीट एंगल। तो ये क्या है टॉप एंड सीट एंगल, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे सीट एंगल को भी प्रोवाइड किया गया है इन एडिशन विद द वेव एंगल। तो वेव एंगल तो सेंटर में है ही, प्लस यहाँ पे सीट एंगल भी प्रोवाइड किया गया है, तो उसको भी हम बोलेंगे सिंपल कनेक्शन। तो 32 का ए बी सी और डी भी क्या है, ये भी है सिंपल कनेक्शन। टॉप एंड सीट एंगल विदाउट डबल वेव एंगल, इसमें वेव में एंगल प्रोवाइड नहीं किया गया है, सिर्फ टॉप और बॉटम में सीट एंगल प्रोवाइड किया है। तो ये चारों के चारों एग्जाम्पल है सिंपल कनेक्शन के। ठीक है, अब नीचे के जो दो एग्जाम्पल हैं ये दोनों देखते हैं किसके हैं, ई और एफ। देखिए ई और एफ किसका एग्जाम्पल है, रिजिड कनेक्शन का। ठीक, तो रिजिड कनेक्शन के कौन सा एग्जाम्पल है देखते हैं। एंड प्लेट विदाउट कॉलम स्टिफनर्स, ये कॉलम स्टिफनर है इसमें, ये विदाउट कॉलम स्टिफनर है और ये विद कॉलम स्टिफनर है। एंड प्लेट विद कॉलम स्टिफनर, ये स्टिफनर के साथ है, इसमें ये स्टिफनर्स लगे हुए हैं कॉलम में, और ये कॉलम स्टिफनर नहीं है, यहाँ पे कोई स्टिफनर नहीं है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है रिजिड का। तो ये डायग्राम आपको क्लियरली IS 800 में गिवन है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। कह रहा है कि इनमें से कौन सा रिजिड का एग्जाम्पल है।
तो देखिए डबल वेव एंगल सिंपल का एग्जांपल है। टॉप एंड सीट एंगल विद डबल वेव एंगल, ये भी सिंपल कनेक्शन का एग्जांपल है। टॉप एंड सीट एंगल विदाउट डबल कवर डबल वेव एंगल, ये भी सिंपल का एग्जांपल है। एंड प्लेट विदाउट कॉलम स्टिफनर, ये किसका एग्जांपल है? रिजिड का। इसमें विदाउट कॉलम स्टिफनर भी आता है और विद कॉलम स्टिफनर भी आता है। ये दोनों एग्जांपल होते हैं किसके? रिजिड के, जो हमने अभी देखा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज द मिनिमम साइज ऑफ फिलेट रन और अ सिंगल रन फिलेट वेल व्हेन द थिकनेस ऑफ थिकर प्लेट इज 8 to 10 mm? देखिए ये अगेन सेम टू सेम क्लॉज है आपको 800 से। तो इसमें क्या बोला है कि फर्स्ट रन कितना होगा जब हम वेल्डिंग कर रहे हैं, फिलेट वेल्डिंग कर रहे हैं, तो थिकनेस ऑफ थिकर मेंबर कितना है? थिकर प्लेट 8 to 10 mm है। और थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट कितना है? 5 to 6। जो थिकर मेंबर है वो 8 to 10 mm है, और जो जिस प्लेट की थिकनेस कम है उसकी थिकनेस है 5 to 6 mm। तो फर्स्ट रन के लिए कितना थिकनेस रखेंगे वेल्डिंग का? देखिए ये रहा। साइज ऑफ वेल्डिंग से बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो मैं इस पूरे क्लॉज को यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। क्लॉज नंबर है 10.5.2। हर एक वेल्डिंग के लिए यहाँ पे साइज गिवन है कि किस कंडीशन में क्या साइज रखनी है। ये 100% एग्जाम में एक न एक बार जरूर पूछते हैं, तो आप इसको अच्छी तरह से रट लें। अब इस केस में क्या पूछा है क्वेश्चन में कि मिनिमम साइज ऑफ फर्स्ट रन ऑफ अ सिंगल रन फिलेट वेल्ड, कि फर्स्ट रन के लिए मिनिमम साइज कितना होना चाहिए। यहाँ पे टेबल में गिवन है थिकनेस ऑफ थिकर प्लेट। तो थिकनेस ऑफ थिकर प्लेट कितना है? 8 to 10 mm। तो 8 to 10 mm में पहला आएगा। ठीक, ओवर बोल रहे हैं तो ओवर 10 तो नहीं जा रहे हैं हम, 6 to 10 में जा रहे हैं। अप टू एंड इंक्लूडिंग, मतलब अप टू 10 है और इंक्लूडिंग 10 है, तो यही आएगा। तो इसके लिए मिनिमम साइज कितना है? 3 mm। और दूसरा क्या कहता है, नीचे भी क्लॉज है, व्हेन द मिनिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड गिवन इन द टेबल इज ग्रेटर देन द थिकनेस ऑफ द थिनर प्लेट। अगर थिनर प्लेट की थिकनेस कितनी गिवन है हमें? 5 to 6, 5 to 6। अगर कह रहा है कि ये साइज जो आपको मिल रहा है थिकर प्लेट के आधार पे, अगर ये थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, जो पतला प्लेट है, उससे ज्यादा आ रहा है, थिकनेस इज ग्रेटर देन द मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड शुड बी इक्वल टू द थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट। अगर इसकी वैल्यू थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट से भी ज्यादा आ रही है तो साइज क्या होगा? मिनिमम साइज। उस केस में आप ये वैल्यू को छोड़ के मिनिमम साइज क्या लेंगे? थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट को लेंगे, जो कि इस केस में नहीं है, क्योंकि इस केस में ऑलरेडी लेस ही है। तो ऑलरेडी क्या आएगा? 3 mm आएगा ऑप्शन। यही पे यहाँ पे अगर वैल्यू आ रहा होता 10 mm, कि फर्स्ट रन में आपको 10 mm वेल्डिंग करनी है, लेकिन थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट है 5 to 6 mm, तो यहाँ पे साइज क्या आता? 5 to 6 mm। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर? 3 mm। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? देखिए ये तीनों वर्केबिलिटी टेस्ट के लिए है। वर्केबिलिटी के लिए जनरली हम 3 टेस्ट करते हैं, स्लम्प टेस्ट, दूसरा है कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट, एंड तीसरा है वीवी टेस्ट, जिसे हम फ्लो टेस्ट भी कहते हैं। ठीक, स्लम्प टेस्ट और कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं वर्केबिलिटी के, और ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वर्केबिलिटी। ठीक है, मतलब वर्केबिलिटी बढ़ेगा, मतलब स्लम्प वैल्यू के साथ साथ वर्केबिलिटी बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि स्लम्प जितना ज्यादा होगा उतनी हाइट कम होती जाएगी। स्लम्प हम कहाँ से मेजर करते हैं? टॉप से मेजर करते हैं कि टॉप से कितना साइड डाउन हुआ। तो जितना ज्यादा स्लम्प, वर्केबिलिटी उतनी हाई। सिमिलरली कॉम्पैक्शन फैक्टर में क्या करते हैं, हम फ्री फॉल करते हैं और देखते हैं कि सेल्फ कॉम्पैक्टिंग में सेल्फ अगर हम उसको ड्रॉप कर रहे हैं तो कितना कॉम्पैक्ट हो रहा है एज कम्पेयर टू फुल्ली कॉम्पैक्टेड। तो जितनी ज्यादा वर्केबिलिटी होगी उतनी ज्यादा कॉम्पैक्शन होगी। तो यहाँ भी ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वर्केबिलिटी के। वीबी में क्या करते हैं हम? टेबल पे, वाइब्रेशन टेबल पे हम स्लम्प शेप का ही कंक्रीट को प्लेस करते हैं और इसको वाइब्रेट करते हैं। और हम क्या नोट करते हैं कि टाइम टेकन टू कोलैप्स इट, कितने टाइम के बाद ये फ्लैट हो गया, बिल्कुल वर्टिकल से ऐसे शेप से बिल्कुल फ्लैट हो गया, उस टाइम को हम नोट करते हैं। तो जितना ही ज्यादा वर्केबल कंक्रीट होगा, जितना ज्यादा वेट कंक्रीट होगा, उतना ही कम समय लेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत वेट है, 1 से 2 बार वाइब्रेट होगा कम हो जाएगा। और जितना हार्श कंक्रीट है या फिर जितना लेस वर्केबल कंक्रीट है, हार्ड कंक्रीट है, उतना ही ज्यादा टाइम लेगा। तो देखिए लेस वर्केबल में ज्यादा टाइम लिया, हाई वर्केबल में कम टाइम लिया, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। बस आपको यहाँ पे यही पूछा है। वीवी का यूनिट क्या होता है? वीवी का, बाकी दोनों का एमएम में होता है, इसका एमएम में होता है, और इसका इसका जो कहा गया सलम्प का डायमेंशन लेस होता है, यूनिट लेस होता है। तो ये हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में आता है, ये डायमेंशन लेस है, ये यूनिट लेस है। वर्केबिलिटी सलम्प में किस में आता है? एमएम में आता है, और वीवी में सेकेंड्स में आता है।
तो यूनिट भी आपसे कभी कभी पूछा जाता है क्वेश्चन में कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्केबिलिटी इन केस ऑफ वीबी कंसिस्टोमीटर। उस केस में क्या यूनिट होता है? सेकेंड में होता है सलम। अगर कर रहे हैं, अगर हम कॉम्पैक्टिंग फैक्टर का, सॉरी ये यहाँ पे उल्टा हो गया, ये यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे आएगा। कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट कर रहे हैं तो 0 to 1 आएगा, यूनिट लेस और डायमेंशन लेस। और अगर हम सलम कर रहे हैं, सलम कोण टेस्ट कर रहे हैं, तो उस केस में में आएगा। ठीक है, तो कह रहे हैं कि तीनों ही सही है, क्योंकि हायर द वर्केबिलिटी लोअर विल द वर्केबिलिटी, हायर द सलम हायर विल बी द वर्केबिलिटी, हायर विल बी द कॉम्पैक्टिंग फैक्टर हायर विल बी द वर्केबिलिटी। तो इन दोनों के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, इसके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। चलिए आगे चलते हैं। If the depth of actual lateral axis of a beam is more than the depth of the balanced neutral axis, देखिए बीम है, न्यूट्रल एक्सिस ये है, क्या होता है अगर एक्स यू मैक्स की वैल्यू से ज़्यादा है, एक्स यू मतलब एक्स यू मैक्स ज़्यादा है तो अंडर एनफोर्स्ड है, अगर दोनों बराबर है इक्वल है तो बैलेंस सेक्शन है, और अगर एक्स यू की वैल्यू ग्रेटर है एक्स यू मैक्स से तो ओवर एनफोर्स्ड है। यही चेक करने का तरीका होता है, तो ये कहलाएगा ओवर एनफोर्स्ड। बैलेंस सेक्शन में दोनों इक्वल होते हैं, अंडर एनफोर्स्ड में एक्स यू की वैल्यू एक्स यू मैक्स से कम होती है और पार्शियली नाम का कोई केस नहीं होता। इन अ प्री स्ट्रेस कंक्रीट मेंबर इट इज एडवाइसेबल टू यूज प्री स्ट्रेस, चाहे वो प्री टेंशन हो चाहे पोस्ट टेंशन हो, दोनों के केस में हम हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट यूज करते हैं और हाई टेंसाइल स्टील यूज करते हैं। देखिए इसके लिए क्वेश्चन एक और पूछा जाता है एग्जाम में कि प्री प्री स्ट्रेस में प्री टेंशन के लिए मिनिमम ग्रेड कितनी होती है कंक्रीट के लिए, प्री टेंशन के लिए भी और पोस्ट टेंशन के लिए भी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो प्री टेंशन के लिए होता है M40 और प्री टेंशन के लिए पोस्ट टेंशन के लिए होता है M30। तो ये क्वेश्चन आप याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है कि प्री टेंशन के लिए मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट M40 एंड पोस्ट टेंशन के लिए M30। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन अ सिंपली सपोर्टेड स्लैब अल्टरनेट बार्स आर कर्टेल्ड एट। कोई भी स्लैब हो या बीम हो, हम बाड़ को कर्टेल क्यों करते हैं? जहाँ पे मोमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और वो कहाँ पे नहीं होती है? सपोर्ट के पास। सपोर्ट के पास एयर फोर्स ज़्यादा होता है तो वहाँ पे हमें स्टिरप्स की जरूरत ज़्यादा होती है, फिर टाइज की जरूरत ज़्यादा होती है, और सेंटर में बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा होता है तो वहाँ पे मेन रेनफोर्समेंट की जरूरत ज़्यादा होती है, सेकेंडरी की कम होती है। इसीलिए हम मेन बार को कर्टेल करते हैं, क्योंकि मेन बार का डायमीटर बहुत ज़्यादा होता है तो सेल्फ लोड को भी बढ़ाता है और कॉस्ट को भी बढ़ाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सपोर्ट के पास बार को कर्टेल कर देते हैं। बट कोड क्या कहता है कि वी कैन ओनली कर्टेल 50% ऑफ द बार। अगर सपोज 4 बार एक्सटेंड हो रहे हैं तो हम 2 बार को ही कर्टेल कर सकते हैं। 50% ऑफ द बार मस्ट बी कंटिन्यू टू द सपोर्ट, सपोर्ट तक जाना चाहिए। तो कह रहे हैं कितने डिस्टेंस पे हम कर्टेल करेंगे, तो 1/7 ऑफ द स्पैन और 0.15 एल पे हम सपोर्ट से कितने डिस्टेंस पे, 0.15 एल जितना डिस्टेंस आता है यहाँ से हम कर्टेल करना शुरू कर देते हैं। तो इसके बाद 50% ही होता है, इससे इधर दोनों तरफ, इधर सपोर्ट है तो 0.15 एल यहाँ से भी और यहाँ से भी बार को कर्टेल कर देंगे 50% बार को, और रिमेनिंग बार विल बी कंटिन्यूड। रिमेनिंग बार कंटिन्यूड रहेगा, यहाँ पे 100% है, यहाँ पे 50%। 50%। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे, श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट डिपेंड ऑन। श्रिंकेज क्या होता है? जब हम कंक्रीट के अंदर या सीमेंट के अंदर वाटर मिक्स करते हैं तो वाटर क्या होता है, वाटर दो जगह पे यूज होता है। एक तो सीमेंट हाइड्रेशन में यूज करता है, दूसरा वाटर इवेपोरेट होता है ड्यू टू द टेम्परेचर इंक्रीज। तो इन्वायरमेंट के टेम्परेचर की वजह से वाटर इवेपोरेट होता है, तो इवेपोरेट होने की वजह से क्या होता है, वो अपना स्पेस खाली वैकेंट छोड़ता है, तो जिसकी वजह से श्रिंक होता है कंक्रीट, श्रिंकेज। तो कह रहे हो श्रिंकेज किन किन बातों पे डिपेंड करता है, तो आप भी सोच सकते हैं कि ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करेगा। हायर विल बी द ह्यूमिडिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर, लेस विल बी द श्रिंकेज। ह्यूमिडिटी ज़्यादा है दैट मीन्स मॉइस्चर आर ऑलरेडी अवेलेबल, तो श्रिंकेज कम से कम होगा। पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के साथ बढ़ेगा, बिल्कुल सही बात है। और स्ट्रेस से इसका कोई रिलेशन नहीं होता क्योंकि इट इज हाईली डिपेंडेंट अपॉन वाटर। तीसरा एक और फैक्टर आता है जिसपे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एक क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है कि श्रिंकेज इज हाईली डिपेंडेंट अपॉन, और या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंटली किस पे डिपेंड करता है, तो वाटर एट द टाइम ऑफ मिक्सिंग, वाटर कंटेंट एट द टाइम ऑफ मिक्सिंग, एट टाइम ऑफ मिक्सिंग के मिक्सिंग के टाइम पे कितना पानी यू ऐड किया गया है कंक्रीट में, उस पर डिपेंड करता है श्रिंकेज। हायर विल बी द वाटर कंटेंट, हायर विल बी द श्रिंकेज। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो करेक्ट कौन सा ये पूछा है, द प्री टेंशन सिस्टम हैज ग्रेटर सर्टेनिटी अबाउट इट्स ड्यूरेबिलिटी। प्री टेंशन सिस्टम जो है ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होता है उसमें, यस ऑफ कोर्स, क्योंकि उसमें कोई टेंशन नहीं होता, और टेंशन नहीं है तो क्रैक नहीं होगा, क्रैक नहीं होगा तो कोई रस्टिंग नहीं होगी, तो इसलिए ड्यूरेबिलिटी को काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन तक हम देखने को मिलता है हमें। प्री टेंशन का कंसेप्ट क्या है कि कंक्रीट में कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, कंक्रीट को हम पूरे सेक्शन को सिर्फ कंप्रेशन में रखते हैं, और कंक्रीट हमारा कंप्रेशन में ओके है,
कंक्रीट की लाइफ घटती क्यों है? क्योंकि टाइम के साथ उसमें क्रैक आता है, क्रैक के बाद स्टील रस्ट होने लगता है और रस्टिंग की वजह से स्ट्रेंथ में डिके होने लगता है। तो अगर प्री टेंशन हम कर देते हैं कंक्रीट को तो क्या होगा? फुल्ली कंक्रीट कंप्रेशन में है तो देयर विल बी नो क्रैक, हेंस देयर विल बी नो रस्टिंग, तो ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाएगा, इसका लाइफ टाइम बढ़ जाएगा। तो कह रहा है फॉर हैवी लोड्स एंड लार्ज स्पैन इन बिल्डिंग और ब्रिजेस पोस्ट टेंशन सिस्टम इज चीपर देन प्री टेंशन सिस्टम। ये भी सही है, लार्ज स्पैन के लिए पोस्ट टेंशन सिस्टम ज्यादा चीपर होता है क्योंकि इसमें लॉस कम होता है। द लॉसेस इन प्री स्ट्रेसिंग इज लेस इन प्री टेंशन सिस्टम देन पोस्ट टेंशन सिस्टम। नहीं, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया पोस्ट टेंशन में जनरली 15% के आसपास होता है और प्री टेंशन में अबाउट 18 to 20% होता है प्री टेंशन में, तो इसमें लॉस ज़्यादा होता है। कभी कभी लॉस भी पूछ लेते हैं कौन कौन सा होता है, तो देखिए मैं लॉस का नाम भी आपको बता देता हूँ, एक बार आप याद रखिए। इलास्टिक शॉर्टनिंग, श्रिंकेज, क्रीप, रिलैक्सेशन, ये होता है किसमें? प्री टेंशन में। पोस्ट टेंशन में इलास्टिक शॉर्टनिंग नहीं होता है अगर सभी वायर को एक साथ एक्सटेंड किया गया है तो। श्रिंकेज होता है, क्रीप होता है, रिलैक्सेशन होता है, और इसमें दो एडिशनली होता है, कौन सा? फ्रिक्शन फ्रिक्शन एंड एंकरेज। इस पे क्वेश्चन कई बार पूछते हैं कि फ्रिक्शन और एंकरेज किस में आता है, तो ये प्री टेंशन में नहीं आएगा, तो ये किस में आता है? पोस्ट टेंशन में आता है। पोस्ट टेंशन प्री स्ट्रेस कंक्रीट में फ्रिक्शन का लॉस और एंकरेज का लॉस। फिर भी पोस्ट टेंशन में ओवरऑल लॉस कम होता है एज कम्पेयर टू प्री टेंशन लॉस। तो ये लास्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, इसलिए 1 and 2 इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट? सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट क्या होता है? नॉर्मल कंक्रीट की तरह ही होता है, लेकिन उसमें क्या फीचर होता है कि वो कॉम्पैक्ट खुद ही हो सकता है। यू नीड नॉट टू वाइब्रेट इट और यू नीड नॉट टू कॉम्पैक्ट इट। तो जहाँ पे कंजस्टेड एरिया है, कंजस्टेड पोर्शन है, वहाँ के लिए बहुत यूजफुल होता है। और कैसे बनाता है इसको कॉम्पैक्टेड? नॉर्मल कंक्रीट ही होता है, इसमें हम एससीएम्स को ऐड करते हैं हायर अमाउंट में, अबाउट 70% हम इसको ऐड करते हैं। एससीएम्स मीन्स सप्लीमेंटिंग सीमेंटिशियस मटेरियल, जैसे कि फ्लाई एश, सिलिका फ्यूम, कैल्साइन क्ले, जीजीबीएफएस, इन सबको ऐड करते हैं। और दूसरा विस्कोसिटी मॉडिफायर ऐड करते हैं, विस्कोसिटी मॉडिफायर, जो कि विस्कोसिटी को काफ़ी कम कर देता है, जिससे फ्लोएबल कंक्रीट बन जाता है। इसको हम फ्लोएबल कंक्रीट भी बोलते हैं, ये अपने आप फ्लो होता है। तो इसके लिए स्पेसिफिकेशंस पूछा है, तो आईएस 10262, आईएस 10262 का लेटेस्ट कोड है, 2019 में आया था। इसमें इसके लिए क्लॉज में क्लियरली गिवन है जो ये पूछा है यहाँ पे क्वेश्चन। तो एक बार हम लोग उस क्लॉज को देख लेते हैं, फिर आएंगे क्वेश्चन पे। देखिए आईएस 10262 2019 का एक कोड है, टिपिकल रेंज ऑफ मिक्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ये किसके लिए है? सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट, एससीसी के लिए ही है। क्या कहते हैं? सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फाइन्स, फाइन का अमाउंट जो कि इस साइज से कम होता है उसका अमाउंट कितना होना चाहिए? रेंज प्रेफरली 400 से लेके 600 के बीच में होना चाहिए। तो ये भी क्वेश्चन में पूछा गया है। पहला क्या पूछा है कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फाइन्स शुड बी प्रेफरली 400 to 600। तो दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि यहाँ पे वही बात है। फर्स्ट स्टेटमेंट है मिनिमम स्लम्प ऑफ फ्लो, स्लम्प फ्लो की वैल्यू मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 250 mm, तो इसको देखते हैं हम। तीसरा पूछा है कि हाई रेंज ऑफ वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर एंड विस्कोसिटी मॉडिफायर इन अप्रोप्रिएट डोज। अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब इसमें देखते हैं और क्या क्या बोला है। वाटर कंटेंट कितना होता है इसमें? 150 to 210 kg पर मीटर क्यूब। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि वाटर कंटेंट एससीसी में कितना होता है? 150 to 210 kg पर मीटर क्यूब। तीसरा स्टेटमेंट है जो कि ये स्टेटमेंट है, यूज ऑफ हाई रेंज वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर। वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर मीन्स प्लास्टिसाइजर की बात कर रहे हैं, प्लास्टिसाइजर बेस्ड ऑन पॉलीकार्बोक्सिलेट। पॉलीकार्बोक्सिलेट ईथर पे बेस्ड जो होता है उसको यूज कर सकते हैं हम हाई रेंज का। इधर बेस्ड हाई रेंज वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर, वाटर रिडक्शन 30% से ज़्यादा यूज कर सकते हैं हम एडमिक्सचर को, प्लास्टिसाइजर को। एंड समटाइम्स ऑल्सो यूजिंग विस्कोसिटी मॉडिफायर एडमिक्सचर। तो दोनों ही अलाउड है इसमें, प्लास्टिसाइजर भी अलाउड है और विस्कोसिटी मॉडिफाइंग एडमिक्सचर भी अलाउड है, वीएमए भी अप्लाई अलाउड है इन अप्रोप्रिएट डोज। इसका परसेंटेज यहाँ पे गिवन है कि मोर देन 30% अगर हम चाहे तो यूज कर सकते हैं, और इसके लिए है कि जो भी अप्रोप्रिएट डोज है वो आप यूज कर सकते हो। चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इन दोनों के लिए क्लॉज है, बट मिनिमम स्लम फ्लो की वैल्यू के लिए कोई क्लॉज नहीं है कि इतना होना चाहिए। इसके लिए जनरली 650 to 850 होता है रेंज स्लम फ्लो के लिए, ठीक है नॉर्मली। तो यहाँ पे कोड में क्या स्पेसिफाई किया हुआ है कि इस अलग अलग रेंज किस काम के लिए कितना कितना फ्लो वैल्यू होनी चाहिए, बट देर इज नो क्लॉज फॉर द मिनिमम वैल्यू ऑफ स्लम। ठीक है, तो ये पहला वाला क्लॉज गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या बोला है कि नॉट अ फीचर, कौन सा फीचर नहीं है?
तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट डिफाइंड एनीवेयर इन द आईएस कोड, बट नेक्स्ट टू इज डायरेक्टली डिफाइंड इन आईएस कोड। अगला चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नॉमिनल कॉन्क्रीट कवर रिक्वायरमेंट टू मीट द ड्यूरेबिलिटी रिक्वायरमेंट आर मेंशन्ड इन विच ऑफ द नॉट इज नॉट करेक्ट। तो ड्यूरेबिलिटी रिक्वायरमेंट के आधार पे कंक्रीट में कवर की वैल्यू कितनी है और कौन सा इसमें से सही है। तो चलिए आईएस 456 पे चलते हैं। ये है आईएस 456 2000 का टेबल नंबर 16, जो कि ये बताता है कि नॉमिनल कवर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेबिलिटी रिक्वायरमेंट और द इन्वायरमेंटल एक्सपोजर। तो हम जानते हैं कि ये 5 एक्सपोजर आईएस 456 डिफाइन करता है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर और एक्सट्रीम। माइल्ड के लिए कम से कम कितना होना चाहिए, याद रखिएगा ये मिनिमम की वैल्यू है कि शुड नॉट बी लेस देन दिया हुआ, दैट मीन्स इट इज द मिनिमम वैल्यू। तो 20 mm होना चाहिए अगर माइल्ड एक्सपोजर है तो, मॉडरेट के केस में 30, सीवियर केस में 45, वेरी सीवियर में 50 एंड एक्सट्रीम केस में 75। अब देखिए 20, 30, 45, 50 एंड 75, 20, 30, 45 और एक्सट्रीम के केस में क्या है 75। ठीक, तो ये 55 की जगह 75 होना चाहिए। ठीक है, और वेरी एक्सट्रीम की जगह 50, अगर वेरी एक्सट्रीम भी होता तो उसकी जगह यहाँ पे 50 है। ठीक है, तो 20, 30, 45, 50 एंड 75, सो दिस 55 इज द रॉन्ग वन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फॉर अ स्लैब कंटिन्यूअस ओवर सपोर्ट एंड डिजाइंड एज सिंपली सपोर्टेड स्लैब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कह रहा है कि कोई स्लैब है, कंटिन्यूअस है सपोर्ट पे और उसको डिजाइन करना है एज ए सिंपली सपोर्टेड स्लैब, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला कह रहा है रेनफोर्समेंट शैल बी प्रोवाइडेड ओवर द सपोर्ट टू कंट्रोल क्रैकिंग। रेनफोर्समेंट को प्रोवाइड करना चाहिए सपोर्ट पे क्रैकिंग को कंट्रोल करने के लिए। रेनफोर्समेंट शैल हैव अ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ नॉट लेस देन 1/4 दैट रिक्वायर्ड इन द मिडल ऑफ द एडजॉइनिंग स्पैन। रेनफोर्समेंट जो प्रोवाइड कर रहे हैं क्रॉस सेक्शन में वो कितना होना चाहिए, कम से कम 1/4 होना चाहिए, 1/4 होना चाहिए, दैट रिक्वायर्ड इन द मिडल, दैट मीन्स मैक्सिमम पॉजिटिव जितना रिक्वायरमेंट है उसका 1/4 होना चाहिए। तीसरा कह रहा है रेनफोर्समेंट शैल एक्सटेंड एटलीस्ट 1/10 ऑफ द क्लियर स्पैन इनटू द एडजॉइनिंग स्पैन। कह रहा है कि जो बाजू का स्पैन है उसके अंदर कितना एक्सटेंड होना चाहिए, 1/10 ऑफ द क्लियर स्पैन। तो चलिए देखते हैं एज 456 में इसके बारे में क्या कहता है। ये है अरेंजमेंट ऑफ द रेनफोर्समेंट का क्लॉज एज 456 में, क्लॉज नंबर 30.7। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एटलीस्ट 50% ऑफ द टोटल मेन रेनफोर्समेंट शैल बी कैरिड थ्रू आउट द बॉटम ऑफ द बियरिंग एंड एंकर्ड इनटू द अकॉर्डेंस। ये वही कर्टेलमेंट वाला क्लॉज है, तो इसकी जरूरत यहाँ पे नहीं है। जिसकी जरूरत है वो सारा का सारा इसमें लिखा हुआ है। वेयर ए स्लैब विच इज कंटिन्यूअस ओवर सपोर्ट हैज बीन डिजाइंड एज सिंपली सपोर्टेड, रेनफोर्समेंट शैल बी प्रोवाइडेड ओवर द सपोर्ट टू कंट्रोल क्रैकिंग। ये हो गया हमारा पहला स्टेटमेंट, तो ये करेक्ट है। वहां पे हम सपोर्ट पर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे किसके लिए, क्रैक को कंट्रोल करने के लिए। दिस रेनफोर्समेंट शैल हैव अ क्रॉस सेक्शन एरिया, इसकी अमाउंट कितनी रहेगी, नॉट लेस देन 1/4 दैट रिक्वायर्ड इन द मिडिल ऑफ द एडजॉइनिंग स्पैन। उसके बगल वाले स्पैन में जितनी जरूरत है मैक्सिमम पॉजिटिव रेनफोर्समेंट की, उसके 1/4 से कम नहीं होना चाहिए। एंड शैल एक्सटेंड एटलीस्ट 1/10 ऑफ द क्लियर स्पैन इनटू द एडजॉइनिंग स्पैन। और बगल वाले स्पैन में कितना एम्बेड होना चाहिए, कितना अंदर जाना चाहिए, तो 1/10 ऑफ द क्लियर स्पैन। ठीक है, बस तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, इस केस में करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है इन डिजाइनिंग रेनफोर्स्ड कंक्रीट पाइल द एंड सपोर्ट कंडीशन कंसीडर्ड फॉर द डिजाइनिंग। अगर हम पाइल का डिजाइन कर रहे हैं तो एंड कंडीशन क्या होगी, तो पाइल हम जानते हैं कि नीचे से फिक्स होता है ऊपर से फ्री होता है, तो ये वन एंड फिक्स एंड अदर एंड इज फ्री। इसके लिए इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू कितनी होती है, 2L के बराबर। हमने इससे पिछले वाले पार्ट में देखा था। द लैप लेंथ फॉर एनफोर्समेंट विद डायमीटर d इन डायरेक्ट टेंशन। तो लैप लेंथ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा रहा है आजकल, तो डायरेक्ट टेंशन में भी और कंप्रेशन में भी है, दोनों के लिए आप याद रखिए। तो चलिए चलते हैं 456 के क्लॉज पे। ये दो क्लॉज हैं जो कि 456 में स्पेसिफाई किया गया है, टेंशन के लिए भी और कंप्रेशन के लिए भी। लैप लेंथ इंक्लूडिंग एंकरेज वैल्यू ऑफ हुक्स फॉर बार्स इन फ्लेक्सुरल टेंशन। तो फ्लेक्सुरल टेंशन अलग होता है और डायरेक्ट टेंशन अलग होता है। तो फ्लेक्सुरल टेंशन में अगर है तो कितनी वैल्यू रखनी है, LD डेवलपमेंट लेंथ के बराबर रखना है, और 30 टाइम्स ऑफ द डाया ऑफ द बार विच एवर इज ग्रेटर। तो अगर फ्लेक्सुरल टेंशन पूछता है तो डेवलपमेंट लेंथ और 30 टाइम्स द डाया ऑफ द बार विच एवर इज ग्रेटर। अगर डायरेक्ट टेंशन पूछा है तो 2 टाइम्स ऑफ द डेवलपमेंट लेंथ और 35 फाइव विच एवर इज ग्रेटर। डायरेक्ट टेंशन के लिए 35 और 2LD, और फ्लेक्सुरल टेंशन के लिए LD और 35। तो 35 दोनों में सेम ही है, बट डायरेक्ट के लिए 2LD है और फ्लेक्सुरल के लिए LD है। और लैप लेंथ फॉर कंप्रेशन कितना है, ये भी कई बार पूछा गया है। तो ये कंप्रेशन में कितना है, नॉट लेस देन 24.5।
तो क्या कह रहा है कि या तो इक्वल हो डेवलपमेंट लेंथ के, तो ये क्या हो गया एल डी और 24/5, इसमें ग्रेटर को चूज करेंगे। और इस केस में दो क्लॉज निकला, एल डी और 35 और 2LD और 35 ग्रेटर, दोनों में ग्रेटर वैल्यू चूज करेंगे। तो ये हो गया हमारा फ्लेक्सुरल टेंशन के लिए, और ये हो गया डायरेक्ट टेंशन के लिए। तो तीनों ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से। फ्लेक्सुरल टेंशन हो तो डेवलपमेंट लेंथ या 35 विच एवर इज ग्रेटर, डायरेक्ट टेंशन हो तो 2LD 2 टाइम्स द डेवलपमेंट लेंथ और 35 विच एवर इज ग्रेटर। और अगर कंपैरिजन में पूछा है, जो कि बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, तो कितना रखना है LD और 24/5 विच एवर इज ग्रेटर। चलते हैं क्वेश्चन पे। इसमें केस में पूछा है डायरेक्ट टेंशन में, तो अभी हमने पढ़ा 2LD और 35 मीन्स डाया ऑफ द बार विच एवर इज ग्रेटर। ये किसके लिए हो गया फ्लेक्सुरल के लिए, और ये किसके लिए हो गया कंप्रेशन के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, इफ द आरसीसी स्लैब इज 100 mm थिक देन द मैक्सिमम साइज ऑफ रेनफोर्समेंट बार। तो स्लैब के लिए मैक्सिमम साइज कितना होना चाहिए किसके बार का, तो 5 मैक्स। इसके लिए क्लॉज देखते हैं, क्लॉज नंबर है 26.5.2.2। ये क्या कहता है मैक्सिमम डाया कितना होना चाहिए, द डाया ऑफ द रेनफोर्सिंग बार shall not exceed 1/8 of the total thickness of the slab। तो 1/8 फाइंड करेंगे इसका, 1/8 फाइंड कीजिए, 1/8 of the thickness of the slab is 100, 4, 50, 2, 25, 12.5 mm is the मैक्सिमम साइज। तो 12.5 mm मैक्सिमम साइज है, उससे बड़ा हम प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो इसमें देखते हैं, ये तो प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो मैक्सिमम लिमिट क्या हो गया इसके लिए, क्योंकि 12 mm का डायमीटर आता है, नेक्स्ट आता है 16 mm, तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस इन HYSD रेनफोर्समेंट यूज्ड फॉर वाटर टैंक। वाटर टैंक के लिए कोड कौन सा है 3370। तो कह रहा है कि मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस कितना होता है HYSD के केस में, मैं आपको बताता हूँ सभी के लिए। माइल्ड स्टील के लिए कितना होता है 115 मेगा पास्कल, HYSD के लिए 130 मेगा पास्कल, और कंक्रीट के लिए भी यहाँ पे क्लॉज है, कंक्रीट के लिए M20 के लिए भी है और M25 के लिए भी। किसके लिए परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस, तो M20 के लिए है 1.2 और M30 के लिए M25 के लिए है 1.3 मेगा पास्कल। ठीक है, तो चारों वैल्यू याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया वाटर टैंक से, कि माइल्ड स्टील के लिए 115, HYSD बार के लिए 130 मेगा पास्कल, M20 के लिए 1.2 और M25 के लिए 1.3। ये डायरेक्टली एज कोड की वैल्यू है 3370 में से। ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में भी कई बार पूछा गया। तो 130 हो गया HYSD बार के लिए, हाई यील्ड डिफॉर्म्ड बाय। नेक्स्ट है इन अ टी शेप्ड रिटेनिंग वॉल, टी शेप्ड का रिटेनिंग वॉल है, दैट मीन्स कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल की बात कर रहा है। द मेन रेनफोर्समेंट ऑन टो, मेन रेनफोर्समेंट और टो, ये क्वेश्चन भी बहुत बार इंपॉर्टेंट पूछा गया है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें रेनफोर्समेंट का अरेंजमेंट पूछता है, चाहे वो टो में पूछे, चाहे हिल में पूछे, चाहे स्ट्रीम में पूछे। तो कई बार हिल में पूछा जाता है, कई बार टो में, कई बार स्ट्रीम में। तो आपको इसकी लोकेशन याद रहनी चाहिए, सिर्फ लोकेशन याद रखनी है कि टॉप में है या बॉटम में है और किस डायरेक्शन में है। तो चलिए एक बार हम डायग्राम देखते हैं। देखिए ये है कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल का डायग्राम। इसमें क्या दिखाया गया है यहाँ पे, ये इसका स्टीम है, ये इसका टो है और ये इसका हिल है। तो मेन रेनफोर्समेंट फॉर स्टीम कहाँ रहेगा, बैक साइड में, जिसमें ये बैकफिल है, ये बैकफिल है, जो जिस मटेरियल को रिटेन करने के लिए रिटेनिंग वॉल डिजाइन किया गया है उस तरफ को रहेगा मेन रेनफोर्समेंट। तो स्टीम में कहाँ हो गया इन वर्टिकल डायरेक्शन, तो डायरेक्शन और पोजीशन दोनों याद रखनी है। तो स्टीम के लिए मेन रेनफोर्समेंट की डायरेक्शन क्या होगी वर्टिकल डायरेक्शन, पोजीशन क्या हुआ ऑन द बैकफिल साइड। ठीक है, टेम्परेचर एंड श्रिंकेज रेनफोर्समेंट दैट मीन सेकेंडरी रेनफोर्समेंट इसके बगल में रहेगा, दैट मीन राउंड ऐसे जाएगा। अगर हम हिल स्लैब की बात करें तो मेन रेनफोर्समेंट की पोजीशन क्या होगी टॉप में, और इसका डायरेक्शन क्या होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है, तो मेन रेनफोर्समेंट जहाँ हिल स्लैब में रहेगा टॉप में, और मेन रेनफोर्समेंट इन टो स्लैब बॉटम में। ठीक है, तो इस डायग्राम को आप याद रखिए, एग्जाम में आपको अगर ये डायग्राम याद है तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। तीनों को एक बार अच्छे से देख लीजिए, इसमें कुछ भी याद करने का नहीं है, बस एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाए समझना है। ठीक है,
क्योंकि इधर से लोड आता है तो टेंशन जोन ये रहता है, इसलिए यहाँ पे स्टील है। इसमें टेंशन जोन यहाँ पे रहता है, इसलिए यहाँ पे स्टील है। और तो स्लैब में टेंसाइल टेंशन जोन यहाँ पे रहता है, इसलिए यहाँ पे स्टील है। ठीक है। और शियर की में कहाँ पे रहता है, शियर की में भी इसी बार को एक्सटेंड करता है। तो शियर की में कहाँ कहाँ पे हो गया, याद रखिए शियर की में ये मेन बार कहाँ पे एक्सटेंड हुआ, इस साइड में। तो स्टीम में लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में, और शियर की में लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये डायग्राम पूरा आप अच्छे से याद कर जाइए। अब क्वेश्चन पे आते हैं। इन अ टी शेप रिटेनिंग वॉल मेन रेनफोर्समेंट ऑन द टो की बात करें तो अभी देखा हमने किधर की साइड था, बॉटम की साइड। ठीक है, बॉटम की साइड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, बॉटम फेस परपेंडिकुलर टू दी वॉल। ये वॉल है तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, बॉटम फेस परपेंडिकुलर टू दी वॉल। ठीक है, आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फॉलोइंग फिगर डिस्प्लेज द टिपिकल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। कोई भी प्रोजेक्ट के में कौन कौन से फेज होते हैं, उसके लिए यहाँ पे बताना है आपको कि कौन सा फेज पहले आएगा, कौन सा फेज बाद में आएगा। परसेंटेज कंप्लीशन वर्सेस टाइम। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, दैट मीन्स ए आता है। यहाँ पे हम क्या किसको डालेंगे, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। सबसे पहले प्रोजेक्ट अप्रेजल, प्रोजेक्ट का विचार आएगा। उसके बाद क्या होगा, प्रोजेक्ट को डेवलप करेंगे कि कौन सा काम कैसे कैसे करना है और कौन कौन सा काम करना है। नेक्स्ट क्या आता है, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग, कंस्ट्रक्शन के लिए हम प्लान करते हैं, तो बी में क्या आएगा, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग। तीसरा क्या आता है, जब एक बार पूरा कंस्ट्रक्शन का प्लानिंग हो गया कि इसमें रिनोवेशन करवाना है, फाउंडेशन बनवाना है, या जो भी काम करवाना है, उसका अगर प्लानिंग हो गया, उसके बाद हम वर्क वाइज टेंडर पास करते हैं कि टेंडर ओपन करते हैं कि टेंडर है, जिस कॉन्ट्रैक्टर को फिल करना है फिल करे और काम को असाइन करना है। ठीक है, तो टेंडर होता है। एक बार टेंडर भी असाइन हो गया, उसके बाद लास्ट में कंस्ट्रक्शन फेज आता है कि हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, और लास्ट में कंप्लीशन एंड हैंड ओवर। वंस प्रोजेक्ट हैज बीन कंप्लीटेड इट विल हैंडेड ओवर टू द क्लाइंट। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही था। कमेंट करके बताइएगा अगर मुझे कुछ और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है तो। इफ़ यू वांट टू नो एनीथिंग एल्स यू कैन कमेंट, लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।